Hello everyone, my name is Karan and I welcome you all on my YouTube channel English Literature Wala. My channel is dedicated to all the competitive exams in which English literature dominates, like NTA NET, GATE, STET, and other states TGT and PGT exams. From today onwards, we will cover the complete English literature on my YouTube channel. In today's video lecture, we will talk about Anglo-Saxon period. This age confuses the students because वो इस एज को बिना बैकग्राउंड से कनेक्ट करके पढ़ते हैं एंड इट क्रिएट्स अ लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन इन देयर माइंड्स एंड दिस थिंग्स मेक्स देयर रीडिंग सो बोरिंग एंड दे स्किप दिस एज। एंग्लो सेक्शन एज को समझने से पहले हमको वहाँ की ब्रिटेन के अंदर जो ट्राइब्स रहती थी उनके बारे में हमको पता होना चाहिए। इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट मैनी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू केल्टिक ट्राइब्स लाइक हु वर केल्ट्स, केल्ट्स कौन थे, देयर लाइफ स्टाइल, केल्ट्स ट्राइब का लाइफ स्टाइल कैसा था, किस किस टाइप का जीवन जीते थे, ब्रिटिश लैंड एंड लाइवलीहुड, जहाँ पर केल्ट्स रहते थे वहाँ की ज़मीन कैसी थी, वो उपजाऊ थी या बिल्कुल ही बंजर थी, कौन कौन सी क्रॉप्स वहाँ उगाई जाती थी, उनका मेन एक्टिविटीज़ क्या थी। उसके बाद हम बात करेंगे रिलीजन एंड देयर बिलीव्स, केल्ट्स का रिलीजन कैसा था और उनके बिलीव्स क्या थे। दे वर क्रिश्चियन और पैगन, दे वर्शिप्ड वन गॉड और मैनी गॉड्स। उसके बाद हम बात करेंगे वॉर एंड वेपन्स। जब केल्ट्स की फाइट होती थी तो वो कैसे फाइट करते थे, उनके फाइट करने का स्टाइल कैसा था और फाइट्स को लेके उनके स्पिरिचुअल बिलीफ्स क्या क्या थे। लास्ट में आता है ट्रेड। केल्टिक जो ट्राइब थी वो किन किन ट्राइब्स के साथ अपना ट्रेड करती थी और उस ट्रेड के अंदर वो क्या एक्सपोर्ट करते थे, क्या इंपोर्ट करते थे, उनके आपस में रिलेशन कैसे थे। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे और सबसे लास्ट पॉइंट आता है कंक्लूजन का। कंक्लूजन के अंदर हम सारी पॉइंट्स को एक जगह पे रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले अपना पॉइंट आता है हु वर केल्ट्स, केल्ट्स कौन थे। These tribes lived during the Iron Age between 600 BC to 43 AD। ये ट्राइब्स केल्ट्स की जो ट्राइब थी वो आयरन एज के अंदर 600 BC टू 43 AD के टाइम पीरियड के अंदर रहती थी। दे वर फेरोशियस वैरियर्स, वो पावरफुल एंड ब्रेव वैरियर्स थे who spread throughout Western Europe by migration including France, Italy, Germany, Poland, Spain and Britain। अब आयरन एज से वो माइग्रेट हो गए, क्यों आए इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। उनमें से कुछ रीज़न ये हो सकते हैं कि वहाँ का एनवायरमेंटल कंडीशन ठीक ना हो। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि एक ट्राइब ने दूसरी ट्राइब को वहाँ से माइग्रेट करने के लिए कंपेल कर दिया हो, उसको मजबूर कर दिया हो। तीसरा पॉइंट ये हो सकता है तीसरा पॉइंट ये हो सकता है कि आयरन एज के अंदर जहाँ ये पूरी केल्टिक ट्राइब रहती थी वहाँ की ज़मीन इतनी फर्टाइल नहीं थी कि उन सब ट्राइब्स के लिए खाना वगैरह उपजा सके। तो इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं लेकिन हमको बहुत ही कम रीज़न्स का हमको पता चलता है, क्योंकि उस टाइम के अंदर हमको जो अवशेष वगैरह मिले हैं, जो रिटन रिकॉर्ड्स मिले हैं, वो बहुत ही कम मिले हैं। तो जैसे ही ये सब केल्टिक ट्राइब्स आयरन एज से माइग्रेट करती हैं तो ये माइग्रेट करते हुए पूरे वेस्टर्न यूरोप के अंदर फैल जाती हैं, जिसमें वो स्पेशली फ्रांस, इटली, जर्मनी, पोलैंड, स्पेन एंड ब्रिटेन जैसी कंट्रीज़ के अंदर फैल जाती हैं। ये जितनी भी केल्टिक ट्राइब्स थी वो बिल्कुल ही डिफरेंट डिफरेंट थी, मतलब बिल्कुल ही छोटे 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 ये ट्राइब्स होती थी। उनके अंदर वेरिएशंस अच्छा खासा था, लेकिन उनको एक नाम दिया गया था केल्टिक ट्राइब। उनको एक नाम देने के बावजूद भी दे शेयर देयर यूनिक केल्टिक लैंग्वेज, कल्चर एंड अदर एक्टिविटीज़। उन सब ट्राइब की अपनी अपनी एक स्पेसिफिक केल्टिक लैंग्वेज होती थी, उनका एक कल्चर होता था जो वो फॉलो करते थे और उसके साथ साथ अदर एक्टिविटीज़ के अंदर वो इंडल्ज रहते थे। There was the domination of oral tradition, so we did not find any specific written records which could tell us more about their lifestyle. Celtic tribes were literate, but there was the domination of oral tradition. So हमको बहुत सारे रिटन रिकॉर्ड्स नहीं मिलते जिसके बेस के ऊपर हम क्लियरली ये कह सकें कि केल्टिक ट्राइब्स का लाइफस्टाइल कैसा था, वो सच में इलिटरेट थे या इलिटरेट थे। तो बहुत सारी चीज़ें हिडन है अभी
विदाउट रिटन रिकॉर्ड्स पे हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। वट एवर वी नो अबाउट द केल्टिक ट्राइब्स आर फाउंड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ ग्रीक्स एंड रोमन्स। तो जैसे कि हमने ऊपर बात की कि केल्टिक ट्राइब्स के बारे में बहुत रिटन रिकॉर्ड्स नहीं हैं, तो हमको केल्टिक ट्राइब्स के बारे में सिर्फ दो कंट्रीज़ के पीपल्स के द्वारा हमको पता चलता है, जो है ग्रीक एंड रोमन्स। क्योंकि रोमन्स एंड ग्रीक इन सब ट्राइब्स के कांटेक्ट में जब आए तो उन्होंने उनको उनकी लाइफस्टाइल को देखा, उनके वे ऑफ फाइटिंग को देखा, उनके कल्चर को देखा, तो उन सबको देख के उन्होंने ग्रीक्स ने एक न्यू वर्ड कोइन करा और रोमन्स ने उनको अलग नाम से बुलाया। द ग्रीक वर फर्स्ट कॉल दैम कैल्टोई विच मीन्स बारबेरियन इन 540 BC। जब when they first come in contact with these fearless and warlike tribes, जब 540 BC के अंदर ग्रीक पीपल इन ट्राइब्स के कांटेक्ट में आते हैं, जब उनसे भिड़ते हैं या उनसे वार वगैरह करते हैं, तो ग्रीक पीपल इनको कैल्टोई नाम का वर्ड देते हैं। इनके लाइफस्टाइल को देखकर, इनके कल्चर को देखकर, इनके वार ऑफ वे ऑफ फाइटिंग को देख के, तो कैसे ये बिहेव करते थे, तो इन सब को देख के उन्होंने इनको एक वर्ड दिया कैल्टोई, जिसका मतलब था बारबेरियंस। After Greek people, these tribes come in contact with the Romans when they were spreading their empire by invading other countries. Then Romans called the Celts Galli or Gallia, which also means barbarians. अब ग्रीक पीपल्स ने उनको कैल्टोई वर्ड दिया था, जिसका मतलब था बारबेरियन। और जब रोमन्स पीपल इनके कांटेक्ट में आते हैं, जब वो इन्वेड करे थे अदर कंट्रीज़ के ऊपर या अदर ट्राइब्स के ऊपर, तो तब वो इनको अलग वर्ड देते हैं, लेकिन दोनों का मतलब सेम है, बारबेरियंस। अब ग्रीक एंड रोमन ने उनको बारबेरियन क्यों बोला? वो इसलिए बिकॉज ग्रीक वर सिविलाइज्ड एंड वेरी फिलोसफिकल इन देयर थॉट्स, बट दीज ट्राइब्स वर कंसिडर्ड illiterate and non-civilized in their behavior. So they have no good lifestyle. So Greek people don't like them. इस पॉइंट पे हम जानेंगे द केल्ट्स इन ब्रिटेन। ऊपर मैंने आपको जितने भी पॉइंट आपको बताए थे, वो सब ब्रिटेन से रिलेटेड ही थे। क्योंकि अगर हमको एंग्लो सेक्सन्स के बारे में अगर हमको जानना है, तो सबसे पहले हमको ब्रिटेन की हिस्ट्री के बारे में हमको पता होना चाहिए। यहाँ की जो केल्टिक ट्राइब्स थी, उनका लाइफस्टाइल कैसा था, वो किस टाइप के योद्धा थे, वो यूनियन थे या अलग अलग रहते थे, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो हमारा सबसे पहला जो पॉइंट है वो है, इन ब्रिटेन, ब्रिटेन के अंदर देयर वर मैनी इंडिपेंडेंट ट्राइबल ग्रुप्स। तो जैसा कि मैंने ऊपर भी आपको बताया कि ये ट्राइब्स बिल्कुल ही अकेली रहती थी। अकेली इन द सेंस ये है कि इनके ऊपर बिल्कुल ही रोमन या ग्रीक के कंट्री के जैसे एक किंग राज नहीं करता था। ये अपनी टेरिटरी के खुद ही मालिक थे और बिल्कुल स्वतंत्र थे। लेड बाई पावरफुल किंग्स एंड क्वींस। और इन ट्राइब्स को कौन लेड करता था? वहाँ का जो किंग था या उनकी कोई क्वीन थी, वो इनके ऊपर शासन करती थी। दीज ट्राइब्स वर द ब्रैगनेट्स, द आइसेनी एंड द ट्रिनोवेनेट्स। उन बहुत सारी ब्रिटिश केल्टिक ट्राइब में से यहाँ पे 3 के नाम हमने दे रखे हैं, द ब्रिगनेट्स, द आइसेनी, द ट्राइनोवेनेट्स। दे वर यूनिक इन देयर ओन कल्चर्स, लैंग्वेजेस एंड टेरिटरीज। कहने को डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स को हमने एक नाम दे रखा है, केल्टिक। बट अगर हम अंदर की बात देखें, तो केल्टिक ट्राइब बिल्कुल भी एक नहीं थी, वो डिफरेंट डिफरेंट थी। वो अपने अपने कल्चर को फॉलो करते थे, वो अपनी एक स्पेसिफिक केल्टिक लैंग्वेज बोलते थे और अपनी अपनी टेरिटरीज होती थी उनकी। दीज ट्राइब्स कंट्रोल देयर ओन एक्सटेंसिव टेरिटरीज। और जितनी भी ट्राइब्स वगैरह थी, वो अपनी अपनी टेरिटरीज को कंट्रोल करते थे, कोई दूसरी ट्राइब उनकी ट्राइब के ऊपर अटैक ना कर जाए। एंड रिसोर्सेज, और वहाँ की लैंड के ऊपर जितने भी रिसोर्सेज वगैरह थे, उनकी हिफाजत करते थे, उनकी सुरक्षा करते थे। एंड दे डिड नॉट ऑलवेज लिव इन पीस विद वन अनदर। वो हमेशा से कभी भी एक दूसरी ट्राइब के साथ शांतिपूर्वक नहीं रहे। उनको हमेशा अपनी टेरिटरीज को बिल्ड करना था, अपनी टेरिटरीज को स्प्रेड करना था, उसको और ज़्यादा वास्ट करना था। दूसरों की ट्राइबल के जो ग्रुप्स वगैरह थे या ट्राइब्स वगैरह थे, उनकी ज़मीन को, उनकी टेरिटरीज को अपने अंडर लेना था। अब अगर हम सही में देखें, तो
बिल्कुल ही जितनी भी केल्टिक ट्राइब्स थी इनके अंदर लैक ऑफ यूनिटी है। और व्हेन द रोमन्स वुड अटैक ऑन द केल्टिक ट्राइब्स, देयर डिसयूनिटी इन द ट्राइब्स वुड ब्रिंग सब्जुगेशन फॉर देम। और यही एक डिसयूनिटी या इनके अंदर जो एकता नहीं है, इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर रोमन्स इनके ऊपर अटैक करेंगे और अटैक करके इनको अपने अंडर ले लेंगे। ये चीज़ डिसयूनिटी इनको बहुत ही हार्म करने वाली है इन फ्यूचर के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम बात करते हैं लाइवलीहुड के बारे में। द आइलैंड्स ऑफ ब्रिटेन हैड नो सिंगल पॉलिटिकल और कल्चरल आइडेंटिटी बिकॉज आइलैंड वाज नॉट ए बिग एम्पायर लाइक रोमन एम्पायर। अब ये छोटी-छोटी ट्राइब्स की क्या ही कोई हिस्ट्री लिखेगा और क्या ही कोई हिस्ट्री या पॉलिटिकल और कल्चरल आइडेंटिटी होगी, क्योंकि उनका जो एम्पायर था वो बिल्कुल ही छोटे-छोटे ट्राइब्स के अंदर बँटा हुआ था और बिल्कुल एक रोमन के जैसे इनका बड़ा एम्पायर नहीं था जिसका नाम हो। अब रोमन एंड ग्रीक का नाम इसलिए है क्योंकि उस पूरी कंट्री के ऊपर एक किंग शासन करता था। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल ही अपोज़िट बात है, क्योंकि ये अपने-अपने टेरिटरी के किंग्स बनाते थे, उनकी क्वीन्स होती थी, अपनी-अपनी टेरिटरी को ही वो अपना एक पूरा कंट्री मानते थे और दूसरों की टेरिटरी को हड़पना, उसके ऊपर अटैक करना, इनकी एक बिल्कुल ही बेसिक नेचर था, जो उनको बहुत ही तंग करेगा आगे जाके। बट बिफोर इन्वेडिंग ब्रिटेन एंड द रोमन्स वाज़ नोन अबाउट देम। लेकिन जब रोमन्स ने ब्रिटेन के ऊपर इन्वेड नहीं किया था, जब उन्होंने इनको अटैक नहीं करा था, उससे पहले ही रोमन्स ब्रिटेन की लैंड के बारे में जानते थे। अगर हम मैप के थ्रू इस बात को समझें कि रोमन एम्पायर कैसे ब्रिटेन के ऊपर इन्वेड करने से पहले इसको जानता था, तो हम मैप के थ्रू इस चीज़ आसान तरीके से हम इस बात को समझ सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे रोमन एम्पायर दिखाया गया है। इस टाइम के ऊपर रोमन एम्पायर फ्रांस के साथ इंडल्ज था अटैक में, इन्वेड करने के लिए फ्रांस के अंदर जो केल्टिक ट्राइब थी गौल्स, उसके साथ अटैक में वो व्यस्त था। अगर हम बात करें यहाँ पे ब्रिटेन की, तो ये जो ब्रिटेन थी सदर्न पार्ट था ब्रिटेन का, तो ये जो ट्राइब्स थी वो गोल्स को हेल्प कर रही थी। उनको वो हेल्प कर रही थी 2 से 3 चीज़ों के अंदर, उसमें बैरियर्स हो गए जो था, फूड हो गया, वेपन्स हो गए और बहुत सारी चीज़ें थी जो इन सदर्न पार्ट और वेस्टर्न पार्ट के अंदर आपस में एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट हो रहा था। आपस में ये दोनों बिल्कुल ही कुछ हद तक बिल्कुल ही सिमिलर लैंग्वेज को यूज़ करते थे, जो बहुत सारी इन दोनों ट्राइब्स के अंदर काफ़ी सिमिलैरिटी हमको दिखेगी, क्योंकि ये आपस में एक सेम सिमिलर सी केल्टिक लैंग्वेज यूज़ करते थे, सेम कल्चर को शेयर करते थे। य यहाँ से फ्रांस से ब्रिटेन का जो सदर्न पार्ट था, वहाँ वाइन एक्सपोर्ट करता था। अब शायद आपको पता चल गया होगा कि रोमन्स क्यों ब्रिटेन को इन्वेड करने से पहले उसके बारे में जानते थे। अब हम बात करते हैं वहाँ के केल्टिक ट्राइब की लाइवलीहुड की, आजीविका उनकी कैसी थी। द केल्टिक ब्रिटन्स वर वेरी स्किल्ड मेटल वर्कर्स इन मेकिंग टूल्स एंड वेपन्स फ्रॉम आयरन एंड अदर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम गोल्ड, ब्रॉन्ज, टीन एंड सिल्वर। जैसे कि हमने सबसे पहले बात करा कि ये सारी जितनी भी ट्राइब्स वगैरह थी, वो आयरन एज से माइग्रेट होके डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर माइग्रेट कर गई और वहाँ पे रहने लग गई। तो आयरन एज वो एज थी जहाँ पे आयरन का यूज़ होना स्टार्ट हो गया था। वहाँ पे इन ट्राइब्स को नॉलेज थी आयरन के बारे में, उसका यूज़ कैसे है, वो सब चीज़ों के बारे में उनको पता था। तो वहाँ से माइग्रेट जब वो करके आए तो उनके साथ आयरन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें वो बना सकते थे, उस सब की जो नॉलेज थी, इन सब ट्राइब्स के पास थी। तो उन्होंने इस नॉलेज को ब्रिटेन में आके भी यूज़ किया और यहाँ ब्रिटेन में आके उस आयरन से इन्होंने टूल्स बनाए, इन्होंने वेपन्स बनाए, क्योंकि आयरन के जो वेपन्स या टूल्स थे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते थे, स्टडी टाइप के बनते थे, जो बिल्कुल ही डिफ़िकल्ट टू ब्रेक थे। मतलब टूटने में वो इतनी आसानी से नहीं टूट सकते थे। मतलब जो आयरन होता है वो बहुत ताकतवर होता है, मेटल होता है और उसके जो वेपन्स और जो टूल्स वगैरह होते हैं वो बहुत ही पावरफुल होते हैं। आयरन से टूल्स या वेपन्स बनाने के साथ-साथ वो अदर्स ऑब्जेक्ट से भी बहुत सारी चीज़ें या ऑब्जेक्ट्स वगैरह बनाते थे। जैसे हम गोल्ड की अगर हम बात करें, अदर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम गोल्ड, ब्रॉन्ज, टीन एंड सिल्वर। अगर हम बात करें गोल्ड से, तो गोल्ड गोल्ड वो यूज़ करते हैं ज्वेलरीज़ वगैरह के लिए।
गोल्ड से वो अपने जो हेलमेट्स वगैरह है वो सजाते थे। क्वीन्स वगैरह है जो वो बहुत सारी ज्वेलरी डालती थी, और बहुत सारे वो ज्वेलरीज वगैरह है जब वो मर जाते थे तो उसके अंदर वो साथ में दफनाते थे। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो उनको गोल्ड के बारे में पता थी। ब्रोंज से वो अपने जो चैरिट वगैरह था, जो उनका रथ होता है, उसको सजाते थे। नेक्स्ट पॉइंट, Celtic Britons practiced agricultural, animal husbandry and farming, which was an important part of their economy. अब जैसे कि वो आयरन एज से माइग्रेट करके आए थे, तो उनके पास आयरन की जो लोहा है, उसकी अच्छी खासी नॉलेज थी। वो बिल्कुल ही स्किल्ड मेटल वर्कर्स थे। तो जब उनके पास लोहा है, तो लोहा से जितने भी उन्होंने औज़ार वगैरह बनाए जो खेती के लिए। और एक बात ये भी थी कि ब्रिटेन की जो लैंड थी वाज़ वेरी फर्टाइल। सो दैट्स व्हाई दे वर फॉन्ड ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। तो एग्रीकल्चर से जो कृषि से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ यहाँ थी, जैसे कि फसल उगाना, फसल काटना, सब्जियाँ उगाना, तो ये सब चीज़ें उसकी उनकी डेली एक्टिविटीज़ और डेली रूटीन के अंदर थी। और अपनी अपनी ट्राइब्स को पेट भरने के लिए, उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए वो खेती करते थे। वो थोड़ी बहुत चीज़ें वो एक्सपोर्ट भी करते थे अलग-अलग ट्राइब्स के अंदर। जैसा कि हमने पिछले वाले पॉइंट के अंदर हमने देखा था कि ब्रिटेन का जो सदर्न पार्ट था, वो हेल्प कर रहा था फ्रांस की गोल्स ट्राइब को, जो केल्टिक ट्राइब थी फ्रांस की। तो अगर हम देखें कि आपस में इनका इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट भी होता था इन सब बेसिक चीज़ों को लेके। तो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम बात करते हैं, दे कल्टिवेटेड मैनी क्रॉप्स सच एज़ व्हीट, बार्ले एंड ओट्स एंड रेज़्ड लाइवस्टॉक सच एज़ कैटल, शीप एंड पिग्स। अब जैसे कि हमने शुरू में बात की थी कि ब्रिटेन की जो ज़मीन थी वो बिल्कुल ही फर्टाइल थी, उपजाऊ थी। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें केल्टिक ट्राइब थी जो वहाँ पे उगाते थे, जैसे व्हीट, बार्ले, ओट्स। तो इन सब चीज़ की वो खेती करते थे। उसके साथ-साथ वो, अगर हम बात करें सब्जियों के अंदर या फल-फ्रूट के अंदर, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो आज हम भी उगाते हैं। जैसे ओनियन हो गया, ब्लैकबेरी, गार्लिक, अदरक, पालक, कैरेट, गाजर। तो इन सब चीज़ों की खेती भी वो साथ-साथ ही करते थे। इससे खेती से उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट थी जो, वो पूरी हो जाती थी। और अगर उनको किसी इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करना है किसी अदर ट्राइब के अंदर या अदर कंट्री के अंदर, तो वो सब चीज़ें भी उनकी वो एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट कर लेते थे। जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी कि जब रोमन गोल्स नाम की जो केल्टिक ट्राइब थी, जो फ्रांस के अंदर थी, उसको अटैक कर रहे थे, उसको इन्वेड कर रहे थे। तो सदर्न पार्ट था जो ब्रिटेन का, वहाँ से जो केल्टिक ट्राइब थी, वो हेल्प कर रही थी गोल्स की। हेल्प करी चीज़ के अंदर हेल्प करी थी, वेपन्स के अंदर, फूड के अंदर, बैरियर्स के अंदर, तो और बहुत सारी चीज़ें थी, जो वो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करते थे एक दूसरी ट्राइब के साथ। नेक्स्ट वाली पॉइंट के अंदर हम बात करेंगे रिलीजन को लेके। केल्टिक ट्राइब किस टाइप के रिलीजन को फॉलो करता था? रिलीजन प्लेड a significant role in Celtic Britain society। किसी भी कंट्री के लिए उसका धर्म बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। उस देश के लोगों की थिंकिंग, उसके लाइफ़स्टाइल, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे होंगे, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो धर्म के ऊपर डिपेंड करती है। क्योंकि अगर आपका धर्म बिल्कुल ही अच्छा है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें सोसाइटी के अंदर उस धर्म से रिलेटेड आपको मिलेगी, जो उनको एक अच्छी राह के ऊपर चलने के लिए वो प्रेरित करता है। Celts believe in a polytheistic religion, paganism। केल्टिक जो ट्राइब थे वो बहुत सारे जो देवी देवता थे उनको मानते थे। दे फॉलो पैगनिज्म, व्हिच मीन्स देयर वर मैनी गॉड्स एंड गॉडेसेस एसोसिएटेड विद नेचुरल एलिमेंट्स सच एज रिवर्स, माउंटेन्स, रेन, वार एंड फॉरेस्ट्स। क्रिश्चियनिटी के अंदर क्या होता है कि वो सिर्फ एक गॉड को मानते हैं, जैसे क्राइस्ट। तो सब क्रिश्चियंस उनको ही गॉड मानते हैं, बट पैगनिज्म में इसके बिल्कुल अपोजिट होता है। ब्रिटिश कैल्ट्स वर अटैच्ड टू द नेचुरल रिसोर्सेज बिकॉज नेचर वॉज फुलफिलिंग देयर बेसिक रिक्वायरमेंट्स। उनका मानना था कि नेचर की हर चीज़ में एक मिस्टीरियस पावर है। और जितने भी वो गोड्स और गोडेसेस को मानते थे, तो उनका मानना था कि वो सब गोड्स मिलके वार में उनकी हेल्प करेंगे। तो इसलिए वो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को बहुत ज़्यादा मानते थे और उनकी पूजा करते थे। पैगनिज्म का मतलब यही होता है। दे बिलीव्ड इन एन आफ्टर लाइफ एंड हैड वेरियस बरियल प्रैक्टिसेस। केल्टिक जो ट्राइब्स थे उनके रिलीजन के अंदर ये भी एक मान्यता थी या उनका एक बिलीफ था कि जब कोई इंसान मर जाता है, तो
वो लौट के वापस ज़रूर आएगा। इसलिए वो अपने बैरियर्स को बहुत खुशी-खुशी दफ़नाते थे। उसकी जो डेथ होती थी उसके ऊपर वो शोक नहीं मनाते थे। वो एक एज़ ए सेलिब्रेशन का पार्ट होता था उनके लिए कि वो योद्धा है, वो वॉरियर है, वो दोबारा से लौट के वापस आएगा। तो ये ऐसे-ऐसे उनके विचार थे, उनके रिलीजियस बिलीफ थे। Caesar mentioned in his notes that this belief undoubtedly contributed to their bravery in battles. सीजर ने भी अपने नोट्स के अंदर जो उन्होंने एक डॉक्यूमेंट लिखा है, तो उसके अंदर उसने कहा है कि दिस बिलीफ अनडाउटेडली कंट्रीब्यूटेड टू देयर ब्रेवरी इन बैटल, कि ये जो इनका जो रिलीजियस बिलीफ है वो उनको हेल्प करता है बैटलफील्ड के अंदर और ज़्यादा बहादुर होने में। क्योंकि उनको उनका जो ये बिलीफ था कि जो भी मर जाता है वो लौट के आएगा। तो इससे क्या था कि उनके अंदर जो फ़ियर होता है जो कल्टिक ट्राइब्स के अंदर वो ख़त्म हो जाता था और वो बिल्कुल ही फ़ियरलेस तरीके से वो लड़ते थे और वो यही जो एक फ़ियरनेस थी उनकी, वो उनकी ब्रेवरी के अंदर उनको एनहांस कर देती थी। उनको बहुत ही और ज़्यादा खूंखार उनको बना देती थी। द Celts the Celts also had a rich oral tradition, with bards and druids playing important roles in their society. जैसा कि हमने पहले जैसा कि हमने शुरू में भी ये बात की थी कि केल्ट्स की जो ट्राइब है, जो डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स थी, उनके अंदर ओरल ट्रेडिशन थी। तो वो लिटरेट तो थे, लेकिन वो इसको प्रोहिबिशन मानते थे। वाज इंक्लूडेड ए प्रोहिबिशन ऑफ पासिंग डाउन information in any other way than orally. The Celts were literate, but until the beginning of Christian era, they did not write down any of their knowledge. वो लिखना तो जानते थे, लेकिन वो प्रोहिबिशन मानते थे कि कुछ लिख के रखना। वो सिर्फ़ ओरली जो एक ट्रेडिशन थी उसके अंदर सबसे ज़्यादा विश्वास करते थे और उनके जो बार्ड्स वगैरह, जो पोएट्स वगैरह जो थे, वो सब चीज़ें ओरली ही करते थे। इसलिए जब क्रिश्चियनिटी के अंदर 6th सेंचुरी के अंदर जब क्रिश्चियनिटी आती है, तो तभी जाके उन्होंने लिखना स्टार्ट करा लैटिन के अंदर। अदरवाइज़ उससे पहले उन्हें रिटन फॉर्म के अंदर कुछ भी लिखना सही नहीं समझा। वैसे अपने-अपने बिलीफ्स हैं बस। अब हम बात करेंगे वार के बारे में। Celtic warriors were brawny, long-haired men with full determination to kill his opponents. Celtic जो वॉरियर्स थे, जो फाइटर्स थे, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, पावरफुल वॉरियर्स थे। वो बहुत जल्दी से अपनी हार नहीं मानते थे। उनके जो हेयर वगैरह होते थे वो बहुत ही लॉन्ग यानी लंबे होते थे और उनका जो फाइट के अंदर जो मेन मकसद, उनका जो इंटेंशन होता था वो सिर्फ़ सामने वाले और अपने जो ओपोनेंट्स थे, उसको किल करना है बस। वो कैसे भी करे, किसी भी स्ट्रैटेजी के साथ करे या विदाउट किसी स्ट्रैटेजी के साथ करे, वो उनका सिर्फ़ एक ही इंटेंशन था कि सामने वाले ओपोनेंट को मारना है, बस। अगर हम देखें फ़ोटो, तो हम देख सकते हैं ऐसा कुछ होता था। जैसे कि अवतार मूवी के अंदर आपने देखा होगा, जो ट्राइब, ये फ़ोटो है जो अवतार मूवी से ही मैंने उठाई है। तो इसके अंदर आप देखोगे कि बिल्कुल ही ऐसे ही हाफ नेक्ड ये रहते थे और इनके बाल वगैरह जो लंबे होते थे, जैसे कि आप यहाँ भी देख सकते हो लंबे बाल होते थे इनके। और तो वार वाज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर देम। दे एन्जॉयड फाइट्स बिकॉज़ इट वाज़ ए फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर देम। अब देखो ये सब ट्राइब्स कितनी पावरफुल थी। जहाँ हम नॉर्मल जो लोग हैं या पीपल हैं, फाइट से इतना डरते हैं, बट इन लोगों को फाइट से ज़रा भी डर नहीं लगता, बल्कि वो फाइट्स को एन्जॉय कर रही हैं। तो जो उनकी फाइट्स वगैरह थी उनके लिए बिल्कुल ही एंटरटेनमेंट थी। तो जब भी किसी आपस में ये ट्राइब आपस में फाइट करती थी, तो वो एक-दूसरे का, उनको ऐसा लगता था कि जैसे वो किसी बिल्कुल ही एंटरटेनमेंट कर रहे हों। द बेस्ट वेपन फॉर सच अटैक्स वर ए टू-हैंडेड स्वॉर्ड, ड्रैगर्स, स्लिंग्स, बोws, सिल्स एंड जेवलिन्स। तो इन सब जब अटैक वगैरह होते थे तो उनके जो मेन जो वेपन्स वगैरह होते थे, वो उसमें शामिल है टू हेडेड स्वॉर्ड। ये वो टू हैंडेड स्वॉर्ड है जो बिल्कुल ही दोनों साइड से बिल्कुल रेजर की तरह है और इसकी जो टिप है थोड़ी सी फ्लैट होती है। ये जो स्वॉर्ड होती थी वो स्पेशली वो यूज़ करते थे। ये जो स्वॉर्ड है, टू हेडेड स्वॉर्ड थी, जो रेजर के जैसे ब्लेड, रेजर जैसे होता है ना, रेजर का जो ब्लेड होता है वो बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल वैसे ही थी। तो इस तलवार का जो मेन उनका जो उपयोग था या यूज़ था, वो अपने ओपोनेंट्स की गर्दन को काटने के लिए था।
कभी कभी वो बो का यूज़ नहीं करते थे, क्योंकि बो का इतना अच्छा मतलब इतनी दूर ज़्यादा वो नहीं मतलब टारगेट नहीं कर पाती थी जितना स्लिंग्स कर पाती थी। स्लिंग्स को हम इस फोटो के थ्रू देख सकते हैं, जो अपनी गुलेल होती है। तो ये उस टाइम की गुलेल थी। तो ये इजी टू हैंडल हो जाती हैं और इसको आसानी से हम किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जा सकते हैं। द मोस्ट पॉपुलर यूज ऑफ दिस sword was कटिंग ऑफ enemy's हेड। इस तलवार का जो यूज़ था वो अपने ओपोनेंट्स की जो गर्दन थी उसको काटने के लिए था। और ये अपने ओपोनेंट्स की जो गर्दन है वो उसको काट के अपने चैरिट्स के साथ बांध लेते थे। तो उस उनका ये भी एक रिलीजियस बिलीफ था कि अगर वो ऐसा करते हैं तो ओपोनेंट्स की जो सारी जो ताकत है वो उनको मिल जाएगी। तो इसलिए वो ओपोनेंट्स के जो सर सर था उसको काट के अपने साथ रख लेते थे या अपने साथ अपने गर्दन में डाल देते थे। दे पेंटेड देयर बॉडीज इन ब्लू विद स्केरी पेंटिंग्स। वो अपनी बॉडी को बिल्कुल ही एक ब्लू कलर के अंदर रंग लेते थे और पूरी बॉडी के अंदर बिल्कुल ही स्केरी एनिमल्स की, जैसे वाइल्ड एनिमल हो गए, उनकी पिक्चर्स वगैरह का मतलब बना देते, उसकी पेंटिंग्स वगैरह करते थे। जिससे क्या होता था कि जो ट्राइब्स वगैरह की जो एक उनकी जो अटायर थी, जो उनकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर था वो बहुत ज़्यादा स्केरी लगता था। तो सामने वाला जो उसका ओपोनेंट था वो वैसे ही डर जाता था। तो अपने ओपोनेंट्स को बहुत ज़्यादा डराने के लिए और उनकी जो अटायर थी, जो उनका ऊपर का जो एक बॉडी थी, उनसे वो क्या करते थे कि बिल्कुल ही पेंट कर लेते थे नीला। और नीला पेंट करने के बाद ऐसे ऐसे वो नीला पेंट कर लेते थे। और नीला पेंट करने के बाद वो स्केरी जो एनिमल्स होते हैं, जो वाइल्ड एनिमल होते हैं, जैसे लाइक शेर हो गया, टाइगर हो गया, भेड़िया हो गया, और जो मतलब बिल्कुल वाइल्ड एनिमल होते हैं, तो उनकी वो स्केरी पिक्चर्स वगैरह वो उसके ऊपर पेंट करते थे, उसके ऊपर बनाते थे, जिससे वो और ज़्यादा बारबेरियस लगते थे। आई थिंक यही सब चीज़ें थी जो रोमन्स को कहीं न कहीं उनके अंदर लगी। रोमन्स को ग्रीक पीपल्स को उनके अंदर लगी कि ये बिल्कुल ही बारबेरियन टाइप्स के हैं। तो ये बिल्कुल ही एक खतरनाक एक उनकी जो एक जो स्केरी इमेज होती है, जो बिल्कुल ही खतरनाक इमेज उनकी लगती थी। और कोई भी उस चीज़ को देख के उनको बारबेरियंस ही बोलेगा, क्योंकि इनके पर्सनल बिलीफ्स थे उस चीज़ को लेके, उनकी पर्सनल जो एक लाइफ़स्टाइल था, उनके लिए बिल्कुल ही नॉर्मल था। लेकिन जब भी कोई इससे हट के वो सब चीज़ें देखेगा, तो उसको यही लगेगा कि ये बिल्कुल ही बारबेरियंस हैं। तो यही वो मेन रीज़न था। और उन्हीं मेन रीज़न में से एक रीज़न ये था कि रोमन्स ने और ग्रीक पीपल्स ने इनको बारबेरियंस बोला। दे हैड लैक ऑफ यूनिटी एंड मिलिट्री स्ट्रेटजी। वैसे तो अगर हम देखें कि ये जो वायरस थे बहुत ज़्यादा खूंखार थे और बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे। लेकिन ये सब चीज़ें ये सब बेस्ट क्वालिटी होने के बाद भी इन ट्राइब्स के अंदर अच्छी खासी कमी थी। वो कमी स्ट्रैटेजी की थी और एक यूनिटी की थी। यूनिटी के बारे में हमने एक बार ऊपर भी बात किया था कि उनकी यही जो यूनिटी लैक ऑफ यूनिटी थी, उनके लिए सब्जुकेशन लेके आएगी जब रोमन्स इनके ऊपर अटैक करेंगे। और अगर हम यहाँ पे बात करें कि दे हैड लैक ऑफ यूनिटी एंड मिलिट्री स्ट्रेटजी, देयर ओनली गोल वाज टू अटैक द एनिमी। बस उनको सिर्फ अपने ओपोनेंट को मारना है, बस। लेकिन आप कितने भी पावरफुल फाइटर क्यों ना हो, बट इफ़ यू हैव नो स्ट्रेटजी हाउ टू फाइट इन द बैटलफील्ड, देन यू कांट सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम इन बैटल्स। यू मस्ट हैव अ स्ट्रेटजी, बिकॉज स्ट्रेटजी कैन गिव यू बेटर चांसेस टू विन इन द बैटलफील्ड। बट अगर आपके पास स्ट्रेटजी ही नहीं है ना, तो आप ये मान लो कि आप आधे से ज़्यादा लड़ाई ऑटोमेटिकली हार चुके हो। आपको कब कोई मार देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जब आप एक स्ट्रेटजी के साथ एक फ़ाइट करते हो तो उसके अंदर बहुत सारे चांसेस हो जाते हैं आपको, एक पॉजिटिव पॉइंट्स मिलते हैं, बेटर चांसेस आपको मिल जाते हैं कि आप ही विन करोगे। तो इनके पास बिल्कुल ही मिलिट्री की जो स्ट्रेटजी है वो ना के बराबर है। इनका सिर्फ़ ये था कि अकेले लड़ना है और अकेले लड़के अपने ओपोनेंट को सिर्फ़ किल करना है। सिर्फ़ इतने तक ही सीमित थे। लेकिन रोमन्स के जो पीपल्स थे, उनके पास एज एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्ट्रेटजी थी वो थी, मिलिट्री स्ट्रेटजी उनके पास थी, उनके पास एक यूनिटी थी। और यही दोनों चीज़ें उनको विन करवा जाती है इन ट्राइब के ऊपर। ये ट्राइब ऐसे तो देखें तो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, लेकिन इनकी ये 2 से 3 कमियाँ इनको बिल्कुल ही बर्बाद कर देती हैं। इनको मजबूर कर देती है रोमन्स के अंडर रहने को, उनके लॉ एंड लाइन्स वगैरह, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने के लिए बिल्कुल ही कंपेल कर देती है। अगले पॉइंट के अंदर हम बात करेंगे ट्रेड की। बिफोर द रोमन कॉन्केस्ट से पहले द केल्ट्स वर ट्रेडिंग एंड इंटरैक्टिंग विद कॉन्टिनेंटल यूरोप। तो जब रोमन कॉन्केस्ट हुआ उससे पहले जो केल्ट्स की जो ट्राइब थी वो ट्रेड कर रही थी और इंटरैक्ट कर रही थी किसके साथ? कॉन्टिनेंटल यूरोप के साथ, स्पेशली किसके साथ? केल्टिक ट्राइब्स इन गोल, जो मॉडर्न डे के अंदर क्या है? फ्रांस है। और मैंने ये पॉइंट को पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था कि जब रोमन्स कॉन्क्वेस्ट करा था
केल्टिक ट्राइब जो गोल के अंदर थी, जो फ्रांस के अंदर थी, तो उसको इन्वेड करा था। तो ब्रिटिश की जो सदर्न पार्ट है, वहाँ की जो ट्राइब थी, वो हेल्प कर रही थी गोल को। मिलिट्री के अंदर वेरियस वो भेज रही थी, फूड दे रही थी, वेपन्स दे रही थी। तो इस चीज़ को लेके क्या था कि उनके आपस में इंटरैक्शन हो रहा था। उनकी लैंग्वेज काफ़ी हद तक सिमिलैरिटी पाई गई है। तो बहुत सारी चीज़ों के अंदर उनका मतलब लेना या देना या एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट, वो सब चीज़ें इन दोनों ट्राइब्स के अंदर चलता था। दे वर एक्सचेंज गुड्स सच एज़ मेटल्स, पोएट्री, वाइन्स, लग्जरी आइटम्स। तो इन दोनों ट्राइब्स के अंदर देखो कैसे किन-किन चीज़ों का एक्सचेंज होता था। जैसे मेटल्स हो गई, मेटल्स के अंदर आता है जी गोल्ड, सिल्वर, आयरन, टीन, तो ये सब चीज़ें वो एक्सचेंज करते थे। पोएट लग्जरी आइटम्स जो आरामदायक जो चीज़ें हैं, तो वो सब चीज़ें भी ये एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करते थे एक-दूसरे के साथ। लास्ट में आता है अपना कंक्लूजन। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्री रोमन ब्रिटेन इज़ लिमिटेड। मतलब ये नोट करने की बात है कि आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्री रोमन ब्रिटेन इज़ लिमिटेड, एज क्योंकि देयर आर फ्यूअर रिटन रिकॉर्ड्स फ्रॉम दैट पीरियड। अब इस चीज़ के बारे में बिल्कुल ही जो रोमन का ब्रिटेन का जो उस टाइम का जो पीरियड था उसके बारे में हमको बहुत ही कम नॉलेज है, क्योंकि वहाँ पे जो रिकॉर्ड्स वगैरह वो काफ़ी कम मिले हैं। द रोमन्स एंड ग्रीक रोट अबाउट दैम एज अ स्वेगरिंग बारबेरियंस हु ड्रैंक टू मच एंड इंडल्ज इन नेस्टी ह्यूमन सेक्रीफाइसेस। अब रोमन्स ने और ग्रीक ने उनके बारे में जो देखा उन्होंने वही वही लिखा है। अब कुछ कहते हैं कि वो बहुत ही एक्सीलेंट वर्कर थे, बट अगर हम पर्सपेक्टिव से देखें, ग्रीक और रोमन्स के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें, तो वो इनको बिल्कुल ही बारबेरियंस मानते थे। बट दी Celts वर एक्चुअली स्किल्ड मेटल वर्कर्स हु मेड एडवांस्ड आयरन वेपन्स, स्ट्रॉन्ग आर्मर एंड स्टडी वॉर चैरिट। लेकिन अगर हम अलग चीज़ों को अगर उसके पीछे वाले पन्ने को हटा के देखें, तो हमको एक बिल्कुल ही अपोजिट पिक्चर हमको नज़र में आती है। क्योंकि अगर हम बात करें मेटल वर्कर्स की, तो यहाँ पे मेटल्स के जो वेपन्स एंड टूल्स बनाए जाते थे, वो बिल्कुल ही एक्सीलेंट टाइप के थे। तो हम नहीं कह सकते कि वहाँ के जो केल्टिक ट्राइब्स थी वो बिल्कुल ही इलिटरेट थी, उनको कुछ नहीं पता था। क्योंकि अगर उनको कुछ नहीं पता था तो ऐसे-ऐसे वेपन्स वगैरह, ऐसे टूल्स वगैरह, गोल्ड से ज्वेलरीज़ वगैरह, ब्रोंज़, टी, सिल्वर, इन सब मेटल वर्क्स का इतना अच्छा स्किलफुल होना बहुत ही मतलब एक्सेप्शनल चीज़ें हो सकती हैं। मतलब इन सब चीज़ों के अंदर इतना स्किलफुल होना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन वो ट्राइब्स इन सब चीज़ों के अंदर, इन सब मेटल वर्क्स से रिलेटेड वो स्किलफुल मेटल वर्कर्स थे। उनको उनकी अच्छी खासी नॉलेज थी, कैसे उनको बिल्ड करना है, कैसे उनको एक स्ट्रॉन्ग पार्ट बनाना है, किस धातु का कौन-सा पार्ट अच्छा बनेगा, मतलब हर एक चीज़ की उनको नॉलेज थी। तो हम इस चीज़ के ऊपर नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल ही इलिटरेट टाइप के थे। लेकिन हाँ, अब बारबेर ग्रीक को जो लगा वो उनका खुद का पर्सपेक्टिव है। तो वो अच्छा लिखे या बुरा लिखे उसके बारे में, हमको तो सिर्फ़ इन्हीं 2 कंट्रीज़ के जो रिटन रिकॉर्ड्स हैं उससे हमको पता चलता है, जो ब्रिटेन की जो केल्टिक ट्राइब्स है वो कैसी थी। When the Romans invaded the Britain in 43 AD, it marked a significant turning point in British history and brought about significant changes in governance, infrastructure and culture. तो रोमन्स ने जब ब्रिटेन को इन्वेड किया, तो ये जो स्टेप था ना, ये पूरी ब्रिटिश हिस्ट्री के अंदर एक टर्निंग पॉइंट लेके आता है। क्योंकि इससे ब्रिटेन के अंदर रोमन्स एक सिस्टमैटिक सिस्टम लेके आते हैं, एक सिस्टमैटिक गवर्नेंस लेके आते हैं, एक सिस्टमैटिक इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आते हैं, एक कल्चर लेके आते हैं जिसको क्रिश्चियनिटी बोलते हैं। तो अब ब्रिटेन के अंदर एक बिल्कुल ही एक ड्रास्टिक चेंज आएगा। अब यहाँ की जो ट्राइब्स वगैरह हैं, वो अपने तरीके से ना जी के एक क्रिश्चियनिटी के पर्सपेक्टिव से नई चीज़ जानेंगे, सीखेंगे, उनको अपने आगे वाले इन फ्यूचर जो जनरेशन है वो उसके अंदर फॉलो करेंगे। तो बहुत सारे चेंज आएँगे जब रोमन्स इन्वेड करता है ब्रिटेन को। वो चेंजेस क्या-क्या होंगे, उन सब चीज़ों के बारे में हम अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर बात करेंगे। जब हम बात करेंगे रोमन्स की, रोमन्स ने ब्रिटेन को इन्वेड क्यों किया? वो अदर कंट्रीज़ को, अदर ट्राइब्स को क्यों इन्वेड करा था? क्या उनके पॉसिबल रीज़न्स थे? क्या उनके पीछे की सोच थी? तो वो सब चीज़ें हम अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर करेंगे, जो हमारी होगी रोमन पीरियड के ऊपर, रोमन पीपल के ऊपर। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, हमारी मेहनत आपको पसंद आई, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, आप इसको शेयर कर सकते हो। आपको कौन-कौन सी चीज़ें आपको पसंद आई, कौन-कौन सी चीज़ें न्यू आपको पता चली, या कौन सी चीज़ों के अंदर हमको इम्प्रूव करना चाहिए, तो आप वो सब चीज़ें भी आप अंदर कमेंट करके आप लिख सकते हो। अगर हमारे चैनल के ऊपर आई हुई ये वीडियो आपको पसंद आई है और
आप चाहते हो कि ऐसे ही हम मतलब बहुत सारी चीज़ें, नई-नई चीज़ें हम सीखें और अपने जून 2024 के अंदर जो यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम आ रहा है, तो उसके अंदर हम पूरी कंप्लीट तैयारी हमारी हो जाए। तो इस चीज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको हम आपको 2024 के अंदर जो जून में जो यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम आ रहा है, उसके रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करवाएँगे और आपको बहुत सारी चीज़ें बताएँगे एग्ज़ाम से रिलेटेड, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। तो आज वाली वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही। मिलते हैं कल वाली न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।